हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इससे पहले सीरीज में हम लोगों ने पी ब्लॉक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है इस बारी, क्योंकि पी ब्लॉक नहीं आ रहा है, केवल कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक आ रहा है, डी और एफ ब्लॉक आ रहा है। और एडवांस में भी इस बार पहली बार एफ ब्लॉक को इंक्लूड किया गया है। तो हम लोगों ने अगर 2023 के जनवरी सेशन के पेपर्स देखे हों तो उनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि अप्रैल सेशन में भी इन नोट्स से कम तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा और बोर्ड में कम से कम 5 या 6 नंबर के सवाल इन्हीं नोट्स से मिल जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जो एस और पी के बीच में लाई कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मतलब जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट सेल में जाता है। किस में जाता है? पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल वो होता है जो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट से बाहर पीछे वाला, यानी कि अल्टीमेट होता है सबसे बाहर वाला, पेनल्टीमेट मतलब उसके एक अंदर वाला। अल्टीमेट मतलब सबसे बाहर वाला और उसके अंदर वाला है क्या? पेनल्टीमेट। फिर एंटी पेनल्टीमेट होता है। ठीक है, तो जो पेनल्टीमेट शेल है वो कौन सा है? सब शेल। इसमें डी सब शेल होता है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है, इसलिए हम डी मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रीजन बीइंग कि ये एस और पी ब्लॉक, जो एस ब्लॉक थे वो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, पी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन, एक ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मेन कंडीशन क्या होती है कि उनका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अगर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अगर लेकिन D10 आ गया तो उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात है कि कॉपर में D10 होता है लेकिन उसमें 4s1 होता है, तो वहां पे इनकम्प्लीटनेस है। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। तो ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक के नीचे एक आते हैं, तो इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, लेकिन ये तब भी डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांजिशन सीरीज हैं वो 4 हैं बेसिकली: 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक है, 4D सीरीज इट्रियम टू कैडमियम है, 5D सीरीज में लेंथेनम है और बीच में फिर आ जाते हैं हमारे लेंथेनाइड्स, फिर हाफनियम टू मरकरी, और 6D सीरीज में एक्टिनियम के बाद आ जाएंगे एक्टिनाइड्स और फिर RF यानी रदरफोर्डियम टू CN तक है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। थोड़ा तेजी से करेंगे जिससे कम टाइम में आप लोग ये रिवाइज कर पाएँ। ध्यान से सुनेंगे, नोट्स प्रिंट आउट लेंगे और इन्हें ध्यान से सुनते रहेंगे, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे प्रिंट और इन्हीं को याद कर लेंगे, तो पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर की है, एक एक लाइन। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या होता है। n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। n-1 stands for inner d orbital which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital which may have 1 to 2 electrons। ठीक है, तो ये ns इलेक्ट्रॉन्स और n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा लिए। इनके कॉन्फ़िगरेशन में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। जैसे हमें 3D सीरीज की डिस्क्रिपेंसी अच्छे से पता होती है, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है कि पार्शियली फिल्ड और फुल फील्ड और हाफ फील्ड में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4s1 3d5 हो जाता है। सेम गोज विद कॉपर, 3d10 और 4s1 हो जाता है। लेकिन जब हम 2D सीरीज में आते हैं तो इनके कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी वेरी करते हैं, जिन्हें हम लोग बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक निगाह ध्यान से देख लेंगे। कोई इनका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं एक्सचेंज एनर्जी और मतलब स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। खासकर जैसे पैलेडियम को कि वाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वेंट इन d ऑर्बिटल, ये एक्सप्लेनेशन हम लोगों के सिलेबस के बियॉन्ड की बात है, तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई
एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बिल्कुल वही सही बात है, ट्रांजिशन है तो हर प्रॉपर्टी लगभग लगभग बीच में ही होगी। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगी? कोवेलेंट रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट टू राइट जाने से कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज कर रही है अंटिल द एंड वेयर द साइज इंक्रीजेस स्लाइटली, क्योंकि वहाँ पे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पूरे, जिंक कैडमियम मरकरी जैसे एलिमेंट आता है तो वहाँ पे स्लाइटली साइज इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज करता है, क्यों? वाई? तो वाई में लिखना है इन द बिगनिंग द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, वेयर एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है कम। ठीक, अब नंबर कम है तो जेड इफेक्टिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पुल बढ़ेगा, तो क्या होगा कि सडनली जो साइज है वो बढ़ने की जगह क्या होगा? छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुल बढ़ रहा है भाई। अगर पुल बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग करनी चाहिए थी, वो उन्होंने की नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? एसपीडीएफ। सबसे ज्यादा एस इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, फिर पी करते हैं, फिर डी करते हैं, फिर एफ करते हैं। ठीक है, अगर ये शील्डिंग पुअर कर रहे हैं तो साइज छोटा होना चाहिए। आफ्टर मिडवे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पेनल्टीमेट शेल, लास्ट वर्ड वन शेल, एंड द एडेड डी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, हेंस द इंक्रीज इन डी इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एंड काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मिडवे के बाद उतना तेजी से वेरी नहीं करता। एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई रिमेन पर्टिकुलरली सेम आफ्टर क्रोमियम। देखो क्या कर रहा है, क्रोमियम के बाद क्या हो रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं सेम शेल में, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे काउंटर बैलेंस कर दिया गया, और उसके बाद फिर जो साइज है वो क्रोमियम के बाद ज़्यादा बढ़ना ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक, इन जनरल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये थोड़े से अजीब सी बातें होती हैं कि 3D सीरीज की रेडियस कम होती है 4D सीरीज की, और 4D से 5D की रेडियस लगभग लगभग बराबर होती है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू स्मॉलर साइज। भाई डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। वही वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एस ब्लॉक से। ठीक, अब किसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है? इरिडियम की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज देख रहे हैं हम लोग लगातार बढ़ नहीं रहा है विद रिस्पेक्ट टू मास। तो 3D सीरीज की डेंसिटी सबसे कम है, फिर 4D सीरीज की, और फिर 5D सीरीज की। कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी के ऑर्डर्स हैं जो लिखने जरूरी हैं, जैसे कि आयरन, निकल और कॉपर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, आयरन, मरकरी और गोल्ड। ये कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग एज सच ध्यान रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इन्हें हम लोग ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जब साइज छोटा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एस ब्लॉक वालों से ज़्यादा होगी, लेकिन पी ब्लॉक वालों से और कम होगी, क्योंकि पी ब्लॉक का साइज और भी कम था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक आर हायर इन मोस्ट केसेस लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये मैं कह रहा हूँ वही बात। ठीक, द आयोनाइजेशन एनर्जी इन एनी ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्यों एटॉमिक नंबर बढ़ने से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल है भाई, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? साइज हमारा छोटा हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी भाई, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल की बात तो है नहीं। ठीक है, अब क्या कर रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज मच हायर देन 3D सीरीज एंड 4D सीरीज ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि 5D सीरीज का साइज छोटा हो रहा था 4D से, इसलिए उसका एक तो साइज छोटा हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 5D सीरीज की हायर होगी 4D और 5D से, 4D और 3D से, सॉरी। ठीक,
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डीएन एज फॉलोज। अब मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा, अगर ये 3 पॉइंट पेपर में लिख दिए जाएं तो पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? द 3 टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये तो ठीक बात है कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के पास जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, और एक्सचेंज एनर्जी पे डिपेंड करेगी। ठीक, अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है? इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सचेंज एनर्जी। Exchange energy is responsible for stabilization of energy state. Exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pairs of parallel spin in degenerate orbitals. ठीक, तो पैरेलल स्पिन के जितने ज़्यादा पेयर होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, when several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state correspond to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins. Hund's rule कहते हैं इसे। ठीक, when several electrons occupy a set of degenerate orbital, मान लेते हैं कि 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक, the lowest energy state correspond to the maximum possibility, जिसे हुंड्स रूल कहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह जाएगा पहले, जब तक पेयरिंग तब तक नहीं होगी, जब तक पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई ना कर लें डीजेनरेट वाले। ठीक है, अब द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस विद स्टेबिलिटी। लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस विद स्टेबिलिटी। ठीक, आगे बात करते हैं। द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस द आयनाइजेशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सही बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए नहीं होता है कि D6 में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? D6 में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, सिंगली ऑक्यूपाइड पहले, और एक आया अनपेयर्ड। तो ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है D6। ठीक, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn प्लस इज लेस देन क्रोमियम प्लस, क्योंकि क्रोमियम में D5 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और Mn2 प्लस की ज़्यादा होगी Fe2 प्लस से। ठीक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाला लॉजिक हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज आर गिवन बिलो। जैसे स्कैंडियम +3 शो करता है, टाइटेनियम +4 शो करता है, वेनेडियम +5 शो करता है, क्रोमियम +6 शो करता है, Mn +7 और +2 मेनली शो करता है, Fe +2 और +3 शो करता है मेनली, कोबाल्ट +2 और +3 शो करता है, निकल +2 शो करता है, कॉपर +1 +2 और जिंक केवल +2 शो करता है। ठीक, तो ये हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मोरलेस ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, कोई मतलब लॉजिक तो ज़्यादा मत ही लगाओ, जिससे अच्छा रहे। वैसे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मायने रख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अराइजेज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए क्या हो रहा है, ये वेरिएशन हमें दिखाई दे रहा है। इन p block elements, lower oxidation states are favored by the heavier elements due to inert pair effect. The opposite is true for d block element. ठीक, तो क्या कर रहा है कि p block element के लिए क्या हो रहा है, lower oxidation states are favored by the heavier elements due to inert pair effect. inert pair effect की वजह से क्या हो रहा है कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम ग्रुप की बात करें तो थैलियम उसमें केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, जबकि
हमारा जो एल्यूमिनियम है वो +3 शो करता है। सेम गोज विद लेड। ठीक। अब अगर डी ब्लॉक में बात करें तो डी ब्लॉक में इसका उल्टा होता है और ये कहते हैं कि डी ब्लॉक में उल्टा होता है, कहते हैं कि एमओ जो है वो MO+6 और W+6 मोर स्टेबल होते हैं क्रोमियम+6 से। ठीक। दे डू नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब इतने स्टेबल है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल विद एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी हार्ड एंड दे हैव लो वोलेटिलिटी, उनमें वोलेटिलिटी कम होती, बहुत हार्ड होते हैं। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द थ्री ऑफ दीज एलिमेंट राइजेस टू ए मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ Mn एंड टेक्नीशियम। वैसे सबका क्या होगा, ऊपर तक जाएगा फिर नीचे गिरेगा। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक। तो क्या हो रहा है, Mn और टेक्नीशियम का क्या हो रहा है कि पहले बढ़ेगा, Mn और टेक्नीशियम को छोड़ के बाकी सबका रेगुलरली D5 तक बढ़ेगा और फिर नीचे गिरेगा। Mn और टेक्नीशियम का भी नीचे गिरता है, इसलिए उसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है। ठीक है। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ द ईच सीरीज इंडिकेट्स दैट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर d ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस। ठीक। तो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन के लिए क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़रूरी हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़रूरी हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द रिजल्टिंग बॉन्डिंग। ये तो सही बात है कि जितने भाई ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी। ठीक। फिर कह रहा है द मेटल ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। तो उनकी एटमाइजेशन की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग और बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कब ज़्यादा या कम होती है। ठीक। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम एज फ्लोराइड्स। द +7 state is not shown by Mn but MnO3F is known। ठीक। बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राइहेलाइड्स, किसी के भी ट्राइहेलाइड्स नहीं बनते हैं। ठीक। कॉपर +2 हैलाइड्स बनते हैं लेकिन आयोडाइड्स नहीं बनते। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन बातों को कि इसके ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर के जो कॉपर 2 हैलाइड्स हैं वो नोन है लेकिन आयोडाइड नोन नहीं है। ठीक। तो कॉपर 2 I4I- से रिएक्शन करा के Cu2I2 बन जाता है। ठीक। अब Cu+ कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, तो Cu+, और Cu में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है इसलिए MnF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, बट Mn2O7 एग्जिस्ट कर लेता है क्योंकि ये कोवेलेंट ऑक्साइड है और ये डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। फिर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, बहुत भाई इंफॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनो ध्यान से। ठीक। कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, टाइटेनियम and vanadium are passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature. Mn3+ and CO3+ ions are strong oxidizing agent in aqueous solutions. Aqueous solution में क्या है, strong oxidizing agents हैं। ठीक है। ठीक। अब the ions Ti2+, V2+ and chromium2+ are strong reducing agent and liberate hydrogen from dilute acid। तो chromium+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा फटाफट, chromium+3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग सॉलिड स्टेट से जानते हैं, अगर सॉलिड स्टेट वाला वीडियो देख लोगे तो पता लग जाएगा। वैसे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि हम लोग 5 मेन टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनमें से हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म पढ़ना है अपने अभी के लिए। ठीक है, जब सॉलिड स्टेट वाला वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस्ड है। ठीक, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या फिर जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ऑक्सीजन और B2 को छोड़ के, और ध्यान रखना कि H2 को भी छोड़ के। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर द सब्सटेंसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक, जिसमें पेयर्ड है उन्हें हम क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते कैसे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फार्मूला। स्पिन ओनली फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ठीक, तो वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर म्यू की वैल्यू 1.73 आई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। म्यू की वैल्यू 2.82 आई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो जितना नियरेस्ट इंटीजर आएगा, नियरेस्ट इंटीजर नहीं, जितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, मतलब कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 होंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 हो गए तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 4 होंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो हम केवल म्यू को देख के बता सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कलर्ड फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन क्या होता है? कलर फॉर्मेशन होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो कलर फॉर्मेशन होते हैं। जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये समझेंगे कि कलर फॉर्मेशन होते हैं 4 या 5 तरह से। पहला होता है डेडी ट्रांजिशन, फिर लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, फिर लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, पोलराइजेशन होता है, होमोलुमो ट्रांजिशंस होते हैं, और हमारा होता है रेजोनेंस। ठीक, तो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर लिगेंड्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या हमने लिगेंड ले लिया, तो कलर ऑफ द आयंस आर ऑब्जर्व्ड एज लिस्टेड बिलो। इनके कलर्स हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये हमें पेपर में भी फायदा करेंगे कि जैसे क्रोमियम +3 वॉयलेट है, वाटर के साथ ध्यान रखना, वाटर के अलावा कोई नहीं। Mn3+ वॉयलेट, Mn2+ पिंक है, CO+3 ब्लू पिंक है, Ni2+ ग्रीन है, वेनेडियम+4 ब्लू है, वेनेडियम3+ ग्रीन है, वेनेडियम2+ वॉयलेट है, वह क्रोमियम2+ ब्लू है, Fe2+ ग्रीन है, कोबाल्ट2+ ब्लू पिंक है, और Cu2+ ब्लू है। ठीक, तो इनके कलर्स हम लोग ध्यान रख सकते हैं, टेबल में बने हुए, एक बार बैठ के थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें याद रहेंगे ये। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं पहले से ही, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी इसी बात पे ही डिपेंडेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की। कोऑर्डिनेशन जो मतलब अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह बहुत यूज होते हैं। उनकी एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह अच्छे से यूज हो सकते हैं। जैसे हमने पी ब्लॉक में V2O5 लिया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 में, फाइनली डिवाइडेड आयरन लिया था हेबर्स प्रोसेस में, फाइनली डिवाइडेड निकल लिया था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही और जानते भी हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये इनकी कैटलिस्ट बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ट्वाइस I- H2O8- है, Fe कैटलिस्ट से I2 और ट्वाइस SO4 2- बना देता है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कैटालिटिक एक्शन कैन बी गिवन एज, मतलब क्या कर रहा होगा, आयरन 3+ I- को रिड्यूस करके क्या बना रहा होगा, Fe2+, और Fe2+ H2O8 से ऑक्सीडाइज होकर फिर से Fe3+ बना दे रहा होगा। तो ये मैकेनिज्म टाइप की है, देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ट्रैप कर दिए जाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, जैसे TiC Mn4n Fe3H VO 0.6 और Ti 1.7H, इन्हें हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, और ये आयनिक या कोवेलेंट, या तो ये ना तो टिपिकली आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स की ज़्यादा है, कई बार पेपर में सीधे लिखने को आ जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, दे आर वेरी गुड
दे आर वेरी हार्ड। सम बोराइड्स अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस, बहुत हार्ड होते हैं, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी और केमिकली इनर्ट होते हैं, तो बड़े काम के हैं। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, सीधे सीधे पेपर में एग्जाम्पल आ जाता है कि ब्रास किस किस का एलॉय है, तो कॉपर और जिंक का है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, नाम है जर्मन सिल्वर है, धोखा है ये। तो कॉपर जिंक और निकिल, फिर गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन, फिर बेल मेटल में कॉपर और टिन, स्टेनलेस स्टील में आयरन क्रोमियम निकिल और कार्बन, सोल्डरिंग में लेड और टिन, ऐसे ही मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम और Mg। अब बात करते हैं K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 कैसे बनाते हैं? K2Cr2O7 बनाते हैं क्रोमाइट और की रिएक्शन Na2CO3 और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो Na2CrO4 बन जाता है। क्रोमाइट और यानी कि FeCr2O4 की रिएक्शन Na2CO3 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2। रिएक्शन बैलेंस करके कभी याद नहीं करनी होती है, अगर याद करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो FeCr2O4 की रिएक्शन Na2CO3 और 7O2 से कराते हैं तो Na2CrO4 बनता है जो येलो सोल्यूशन होता है, और इसे हम H प्लस में डाल के Na2Cr2O7 बना लेते हैं जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। और Na2Cr2O7 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग सेपरेट करते हैं कैसे, एज ट्वाइस हाइड्रेट, तो इसे हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7, ठीक। Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से कराएंगे तो K2Cr2O7 बन जाएगा, यानी ट्वाइस CrO4 को H प्लस में डाला तो Cr2O7 2 माइनस बन गया, और Cr2O7 2 माइनस को OH माइनस में डाला तो CrO4 2 माइनस बन गया। याद कर लेते हैं मेरे साथ क्या किया भाई हम लोगों ने, रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कि हमने क्या किया, पहले क्रोमाइट और को Na2CO3 के साथ O2 से रिएक्शन कराई, साथ साथ बोलते जाओगे तो बढ़िया होगा कि क्रोमाइट और यानी FeCr2O4 की रिएक्शन Na2CO3 और O2 से कराई तो Na2CrO4 बन गया और Fe2O3 बना और CO2 बनी। अब Na2CrO4 को हम लोगों ने H प्लस डाला तो Na2Cr2O7 बन गया। Na2Cr2O7 ऑरेंज कलर का था और Na2CrO4 येलो सोल्यूशन था। Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से कराई तो K2Cr2O7 बन गया, और जब भी क्रोमेट आयन को हम लोग H प्लस में डालेंगे तो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा, और डाइक्रोमेट आयन को जब हम लोग OH माइनस में डालेंगे तो क्रोमेट आयन बन जाएगा। दोनों के स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं, तो हम लोग ये ध्यान रख पाएंगे कि दोनों के स्ट्रक्चर हमें कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम Cr2O7 2 माइनस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे करेगा कि क्रोमियम जो डाइक्रोमेट आयन है वो H प्लस की प्रेजेंस में क्रोमियम +3 में चला जाता है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है I माइनस को I2 में, टिन 2 प्लस को SN4 प्लस में, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, H2S को सल्फर में, SO4 2 माइनस, SO3 में 2 माइनस को SO4 2 माइनस में, NO2 माइनस को NO3 माइनस में, H2O4 2 माइनस को SO4 2 माइनस और सल्फर में। इन दोनों रिएक्शंस को अगर रिडॉक्स की तरह से लिखोगे तो फिर आसानी से लिख पाओगे और इनके प्रोडक्ट भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करके लिखोगे तो लिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं? MnO2 को KOH और O2 के साथ ट्रीट करके पहले मैग्नेट आयन बनाते हैं, पोटेशियम मैग्नेट आयन बनाते हैं, और फिर मैग्नेट आयन को H प्लस में डाल के परमैंगनेट आयन बना देते हैं, ठीक है। तो MnO2 को KOH में डाला तो K2MnO4 बन गया, और MnO4 2 माइनस को H प्लस में डाला तो MnO4 माइनस और MnO2 बन गया। Mn2 प्लस को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें H2OH 2 माइनस से भी तो MnO4 माइनस पर्पल कलर का बन जाता है, और पर्पल कलर के KMnO4 को हीट करने से K2MnO4 बन जाता है, MnO2 बनता है और O2 बनता है। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है और KMnO4 पर्पल कलर का होता है। अब MnO4 माइनस कैन बी रिड्यूस टू Mn2 प्लस, +4 एंड +6 डिपेंडिंग अपॉन E0 वैल्यू एंड pH ऑफ द मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये +2 में चला जाता है, न्यूट्रल मीडियम में +4 में जाता है और बेसिक मीडियम में +6 में जाता है, ठीक है। एसिडिफाइड KMnO4 एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस C2O4 2 माइनस। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO2 में ले जाता है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ले जाता है, NO2 माइनस को NO3 माइनस में ले जाता है, I माइनस को I2 में ले जाता है और H2 माइनस को सल्फर में ले जाता है। न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्काइन मीडियम में I माइनस को आयोडेट आयन में उल्टा लगता है, I माइनस को I2 में ले जाता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में IO3 माइनस में। ये मेंस में पूछी जा चुकी रिएक्शन, ठीक, मेंस में आ गई है। H2O3 माइनस को SO4 2 माइनस में और Mn2 प्लस को Mn4 प्लस में ले जाता है। तो यहां से डी ब्लॉक खत्म हो गए। अब बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि F ब्लॉक एलिमेंट की।
एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज। भाई देखो इसमें और फैक्चुअल बात है, बिल्कुल भी समझने की जरूरत खास नहीं, बस एक बार सुन लो, मेमोराइज कर लो, जिससे कि पेपर में सवाल है डायरेक्ट तो तुम हिट कर सको। ठीक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दो सीरीज है लेंथेनाइट 14 एलिमेंट्स की, लेंथेनम से शुरू होती है, और एक्टिनाइट्स जो एक्टिनम से शुरू होती है। लेंथेनाइट रिजेंबल्स वन अनदर क्लोजली देन डू द अदर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी तरह ही लगते हैं। लेंथेनाइट की बात करें अगर, लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f1 to 14। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्राई पॉजिटिव एम यानी M3+, जो इनके ट्राईवेलेंट कैटाइंस हैं, इन पे +3 चार्ज है, वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो हमेशा एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं 4f1 to 14 के बीच में। ठीक है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की बात करें, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक, +2 और +4 जो होती है वो इन सोल्यूशन में होती है और सॉलिड कंपाउंड्स में होती है, वो कम होती है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली +3 होती है। C+4 फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। C+4 होता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसका E0 हमें बता रहा है कि वो +3 में आने के लिए बेताब है। ठीक, अब क्योंकि E0 पॉजिटिव है तो वो फटाफट आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही कह रहा था। अब इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर इज स्लोली, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड एनालिटिकल एजेंट। सीरियम का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम लोगों ने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट पढ़ रखा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रेसियोडाइनियम PR, नियोडाइनियम ND, टर्बियम TB और डाइस्प्रोनियम प्रोसियम DY also exhibit +4 oxidation state but only in oxides of the type MO2। ठीक, यूरोपियम और सेमेरियम एग्जिबिट करते हैं +2 और +3 स्टेट, एंड हेंस EU2+ कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल द लेंथेनाइट्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट metals and tarnish rapidly in air. The hardness increases with increase in atomic number. Samarium being steel hard, स्टील की तरह हार्ड हो जाता है सैमेरियम, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1623 केल्विन। इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 1000 से 1200 केल्विन तक होता है। लेंथेनॉइड्स हैव मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लेंथेनम एलन मतलब लेंथेनाइड्स है। लेंथेनाइड एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन एसिड से करेंगे तो LnX3 बनाएंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कार्बन से रिड्यूस होकर कार्बाइड्स बना देंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना देंगे, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे। तो सिंपल रिएक्शन है इनकी, हम लोग मतलब नॉर्मल रिएक्शन से कार्बन से कार्बाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, सल्फर से सल्फाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, और वाटर से हाइड्रोक्साइड, और हेलोजन से हेलाइड, और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन। यूज क्या है, बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लेंथेनाइड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। एलॉय ऑफ मिश मेटल ध्यान रखना भाई, कंसिस्ट ऑफ लेंथेनाइड अबाउट 95% एंड आयरन 5% एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मिक्स मेटल बुलेट सेल और लाइटर फ्लिंट बनाने के काम आता है। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग एंड यूज्ड इन फॉस्फर इन टेलीविजन स्क्रीन्स सिमिलर फ्लोरिनेटिंग सरफेस, जहाँ पे हमें फ्लोरिनेशन की जरूरत होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। ये थोड़ा जल्दी करें क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, स्लो भी कर सकते हो इसे, मैं बहुत तेज बोलने लगता हूँ कभी कभी। ठीक, थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर सुनते हैं। एक्टिनाइड्स क्या होता है, एक्टिनाइड्स इंक्लूड थोरियम टू लॉरेंसियम। दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड हाफ लाइफ फ्रॉम 1 day to 3 minutes, कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा 1 day होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑल एक्टिनाइड्स आर बिलीव टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7s2 एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5f एंड 6d सेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी करती है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक, लेकिन इनकी +3 स्टेट 0 से 13 तक फॉलो करती है 5f में, इसलिए हम उसे याद रखते हैं, और बाकी कोई ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में भी। ठीक, आयनिक साइज क्या होगा, आयनिक साइज डिक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर, इसे हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और पूरा शील्डिंग डन बाई f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 विच इंक्रीजेज फ्रॉम +4, +5, +6, +7 रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, बट आफ्टर दैट वो उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज करती है, यहाँ तक बढ़ेगी नेपच्यूनियम तक और उसके बाद डिक्रीज करेगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट
display a variety of structure due to the increase in regularity in metallic radii. They are highly reactive metals. ठीक. The ionization enthalpies are lower than that of lanthanides in general. उनकी ionization energy in general lanthanide से कम होती है. तो इतनी ही बात हमें करनी थी. इनके यूजेस वगैरह उतने ज़रूरी नहीं, इसलिए मैंने लिखे नहीं. इस वीडियो को 2 बार ही देखोगे, आधे घंटे में डी और एफ कंप्लीट हो जाएगा. मेरी तरफ से पेपर के लिए, बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, और इसे मतलब ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है यार. इसे आराम से देखोगे धीरे धीरे तो तुम्हें पता लगेगा कि नोट्स प्रिंट ले लेना और अच्छे से करना इसे. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें बहुत ज़रूरत है डी और एफ की, उन्हें तो शेयर कर ही दो. ठीक है. थैंक यू.